स्वराज मिशन, आपकी आवाज। स्वराज मिशन के द प्रकाश पुंज पांडे शो में आज हम एक बहुत ही विशेष मेहमान के साथ जुड़े हैं। नॉर्मली सक्सेसफुल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, लेकिन जब एक स्त्री सक्सेसफुल होती है तो उसके पीछे पूरे परिवार ही नहीं, समाज और पूरे प्रदेश, पूरे राष्ट्र का हाथ होता है। इसीलिए सनातन काल से हमारे भारतवर्ष को स्त्री प्रधान देश कहा जाता है और जो लोग थे वो स्त्रियों के नाम से जाने जाते थे। सो एक ऐसा कलाकार, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत सी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं और इसीलिए वो विशिष्ट हो जाता है। लेकिन इस विशिष्टता के चरण तक पहुंचने के लिए उसने बहुत से अपने जीवन में ऐसे स्ट्रगल किए होते हैं जो लोगों को नहीं पता है, और हमारा उद्देश्य वही है। तो आज हम एक ऐसे विशिष्ट व्यक्ति के साथ जुड़े हैं जो कि छत्तीसगढ़ शासन में अधिकारी तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ उनमें बहुत सी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं और उन प्रतिभाओं को उन्होंने जब सामाजिक पटल पर लाया तो उन्हें बहुत ज़्यादा इसके लिए सराहना की गई, अप्रिसिएशन मिला है। वो एक कथक डांसर भी हैं, वो एक आर्टिस्ट भी हैं। ऐसी बहुत सी रोचक बातें आज उन्हीं की ज़बानी उन्हीं की कहानी हम सुनेंगे। तो स्वागत करते हैं अनुराधा दुबे जी का। स्वागत है आपका। नमस्कार। अनुराधा जी, नॉर्मली होता है कि आज के परिवेश में जब स्त्रियों की बारी आती है, क्योंकि स्त्रियों के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, उन्हें बाहर भी देखना है, समाज भी देखना है और साथ ही साथ उन्हें परिवार को भी देखना है। तो स्वागत करते हैं अनुराधा दुबे जी का। और अनुराधा जी में बहुत सी प्रतिभाएं छुपी हैं, तो आज उन्हीं की कहानी, जीवन के संघर्षों की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। अनुराधा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अनुराधा जी, हमारे शो का जो मोटिव ये है कि युवाओं के सामने, युवाओं के समक्ष एक एग्जाम्पल पेश हो कि कैसे कोई लोग अपने जीवन में सक्सेस पाते हैं और वो कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करते हैं। और एक स्त्री होने के कारण आप पे जिम्मेदारियां बहुत हैं, तो अपने जीवन का हर वो पहलू, जितने भी पहलू आपको लगे हैं, तो वो आप दर्शकों से शेयर करें। शुरुआत करते हैं आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। मैं एक शादी के पहले बहुत ही साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से रही हूँ। पिता और हम 3 बहन और 1 भाई का परिवार, और जॉइंट फैमिली नहीं थी, लेकिन सब रायपुर में ही थे। पापा के बड़े भाई, मेरे बड़े पिताजी और बुआ जी। बुआ जी सबसे बड़ी, और बुआ जी का पूरा कहा माना जाता था। एक तरह से ये था कि उनके हाँ कहने के बाद ही कोई चीज़ें होती थी, तो कोशिश की जाती थी। चूँकि पापा की इकलौती बहन थी और बड़ी बहन थी, और उन्होंने पापा की पढ़ाई लिखाई की, उनकी शादी की, तो पापा उनको बहुत मानते थे। तो एक तरह से ये था कि बुआ जो कहती थी वही होता था हमारे परिवार में। और यदि उनके मन के हिसाब से उनके विरोध में कुछ हमको करना है तो उनको मनाना होता था। ये नहीं कि उनको इग्नोर करते हुए, उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए किसी काम को हमने किया। हम उनको मनाते थे, और जब वो हाँ कहती थी, जब वो राज़ी होती थी, तब उस काम को किया जाता था। तो इस तरह से था। और उसके शादी के बाद एक बहुत अच्छी फैमिली मिली। ससुर जो थे वो सेल टैक्स डिपार्टमेंट में ऑफिसर थे, असिस्टेंट कमिश्नर थे, तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हम लोग स्ट्रॉन्ग थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और रीवा से बिलोंग करते हैं ससुराल पक्ष के लोग, तो एक मन में ये था कि लोगों से सुना था कि रीवा के लोग बहुत बैकवर्ड होते हैं, पुरातनपंथी होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, वहाँ पे शादी के बाद लड़कियों को घूंघट में रहना होता है, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन हमने अपने ससुराल में, रायपुर में, इन चीज़ों को नहीं देखा था। और जब पहली बार मैं रीवा गई तो बहुत डरी सहमी थी, और मैंने बहुत लंबा सा घूंघट किया हुआ था, और मैंने अपना नाइट सूट भी नहीं रखा था कि वहाँ तो साड़ी ही पहनना है, तो मैं क्यों दूसरे कपड़े रखूँ। तो जब मेरी बड़ी सास रात हुई और उन्होंने कहा कि क्यों ये साड़ी ही तुम पहने रहोगी, चेंज नहीं करना है,
तो मैंने कहा कि मैंने तो कुछ लाया ही नहीं है साड़ी के अलावा, क्योंकि मुझे जो बताया गया था और जो मैंने सुना था, जाना था, और बहुत छोटी भी थी, मात्र 19 साल की उम्र थी मेरी जी। तो बहुत डरी सहमी भी थी। लेकिन जब उन्होंने बोला कि नहीं, ये परिवार रीवा का तो है, लेकिन रीवा के जो रूढ़िवादी परिवार हैं उनसे बहुत अलग है, क्योंकि मेरे जो बड़े ससुर थे वो तहसीलदार थे, और 88-89 में तहसीलदार होना किसी कलेक्टर से कम नहीं होता था, और पूरे रीवा में, और वो उस समय वो मैहर में पोस्टेड थे। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मैहर हम माँ शारदा देवी के दर्शन करने के लिए गए, तो गाड़ी पूरी सरकारी गाड़ी हमें मिली और ऊपर तक गई, पंडितों ने बहुत स्पेशल पूजा वूजा कराई। तभी मुझे ऐसा लगा था कि मैं कुछ स्पेशल हूँ शादी के बाद भी, अदरवाइज़ उसके पहले तो डर था कि पता नहीं क्या होगा। तो उन्होंने, मेरी बड़ी सास ने कहा कि नहीं, आप जो चाहे आप पहन सकते हैं, सम्मान जो होता है वो नज़रों में होता है, वो कपड़ों से नहीं होता है। तो ये जो पहली जो छाप पड़ी मेरे दिल और दिमाग पर ससुराल को लेकर के और किसी प्रदेश को लेकर के, वहाँ के जीवन शैली को लेकर के, वो बिल्कुल ही उल्टा था। और बल्कि ऐसा हुआ कि मेरा जो मायके पक्ष था, मुझे ऐसा लगने लगा कि वो ज़्यादा चीज़ों को तवज्जो देता है कि नहीं, हमको इन्हीं रीति रिवाजों के साथ चलना है, आगे बढ़ना है। आगे तो बढ़ना है, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ों को नज़रअंदाज करके नहीं बढ़ना है। तो ये चीज़ें थी जो उस समय मेरे मतलब घर से निकल करके, मायके से निकल करके बाहर की दुनिया में जो पहला एग्जाम्पल बड़ा मैंने देखा, एक स्त्री होने के नाते, एक लड़की होने के नाते, वो बहुत ही पॉजिटिव था। कि आपने कहा कि 19 साल की उम्र में शादी हुई, तो बड़ा ऑब्वियस है, तो उस समय आप पढ़ रही होंगी, तो उसके बाद ही आई होंगी। लेकिन इस प्रोफेशन का जो चुनाव था, ये एक आफ्टर मैरिज नॉर्मली ये हार्ड डिसीजन होता है। मैरिज से पहले अगर प्रोफेशन में है तो वो एक होता है कि उसके बाद भी हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आफ्टर मैरिज ये थोड़ा सा एक बहुत ही हार्ड डिसीजन होता है। ये आप एंट्री कैसे हुई, या क्या आपके हस्बैंड और आपके ससुराल पक्ष से आपको ये सपोर्ट मिला, या फिर मतलब ऐसी कोई स्टोरी होगी तो आप बताइए। मैं कथक मैं बचपन से ही सीखती थी। जब मैंने क्लास 5 पास किया, तो जब मैं क्लास 5 में 4th में थी प्राइमरी स्कूल में, तो मेरी टीचर्स जो होती थी वो एनुअल फंक्शन में मुझे डांस में ज़रूर पार्टिसिपेट करने के लिए कहती थी कि तुम्हारा चेहरा और ख़ास करके आँखें ऐसी हैं जो डांस के लायक हैं, तो तुम्हें डांस के फील्ड में जाना चाहिए, क्लासिकल डांस सीखना चाहिए। उस वक्त रायपुर में केवल कथक ही था। मुझे ओडिसी बहुत पसंद था, मैं ओडिसी देखा करती थी, लेकिन यहाँ था नहीं कोई सिखाने वाला, तो कथक ही था। तो जब मेरी टीचर ने मुझे कहा, तो एक मन में लगा कि हाँ, मुझे डांस करना चाहिए। मैंने घर में बोला सीखना था, तो बस वही कि नहीं सीखना है, डांस सीख के क्या करोगी, कल को बड़ी हो जाओगी, शादी हो जाएगी, तुमको करने मिलेगा नहीं, करियर तुम बना नहीं पाओगी डांस में, तो ये तुमको नहीं सीखना है। लेकिन बहुत ज़्यादा मेरी टीचर ने फिर पेरेंट्स को समझाया, बताया, उन्होंने बोला कि नहीं, आप सीखने दीजिए। दानी स्कूल में एडमिशन हुआ, वहाँ पे हम एनुअल फंक्शन में और दूसरे बाल मेला महोत्सव वगैरह में हम किया करते थे। तो टीचर्स ने जब समझाया तो पापा तैयार हो गए। लेकिन 6 साल का जो कथक का कोर्स था, वो मुझे 6 सदियों के बराबर लगा, क्योंकि घर के बाजू में ही कमला देवी संगीत महाविद्यालय था गांधी चौक में, और बिल्कुल गली में हमारा घर था, कांग्रेस भवन के पीछे। तो हर साल क्लास पास होने के बाद मुझे बस ये था कि बस 1 साल हो गया, तुम्हारा शौक़ हो गया, अब तुम्हें नहीं सीखना है। और मुझे लगता था कि इसको मुझे कंप्लीट करना है, ये करना है, अधूरा नहीं छोड़ना है मुझे। जब मैं कर रही हूँ और मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आते थे, और मुझे क्लास में डेली एप्रिसिएशन मिलता था कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो। तो जब इतना एप्रिसिएशन मिलता था, तो मुझे लगता था कि घर में क्यों मना कर रहे हैं। तो वही एक रीज़न था, लड़की। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न था कि शादी के बाद तुम नहीं कर पाओगी, तो ऐसा शौक़ ही क्यों पालना जो तुम्हें बाद में उस शौक़ को मारना पड़े। ठीक है, मायके में तो हम भाई तुमको परमिशन दे रहे हैं। तो पापा का ये मानना था कि मैं पढ़ाई में आगे बढ़ूं, ताकि कल को एकेडमिक स्तर पे यदि मैं कुछ अचीव करती हूं, तो मैं या तो घर बैठे, मैं उनका ये था कि मैं टीचर बनूं, पढ़ाऊं बच्चों को। तो टीचरशिप एक ऐसा जॉब है, एक ऐसा करियर है कि बहुत रूढ़िवादी परिवार के लोग भी हाँ कह देते हैं लड़कियों को कि ठीक है, स्कूल जाएंगे, गर्ल्स स्कूल है, पढ़ाएंगे और वापस आ जाएंगे, तो कोई डर की बात नहीं है और कुछ बिगड़ने का अंदेशा नहीं है, इस तरह से। तो हर साल जब मैं डांस की एक क्लास पास करती थी, तो बस ये होता था कि अब नहीं सीखना है,
तो बहुत रोना धोना, मनाना, फिर किसी तरह से मान जाना, फिर अगले क्लास में एडमिशन लेना, ये सब होता था। 3 साल का एक मध्यमा हमारा होता है, मध्यमा अंतिम। 3 साल के बाद चौथे साल में पापा ने एकदम फरमान ही जारी कर दिया कि नहीं सीखना है, हो गया, बहुत हो गया तुम्हारा। उस वक्त मैं मेरिट में आई थी मध्यमा में, तो मध्यमा अंतिम में मेरिट में आई, तो पापा ने बोला कि तुम्हारा शौक हो गया, तुमने अचीव भी कर लिया, अब तुमको नहीं करना है, अब तुमको पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो मैंने पापा से प्रॉमिस किया कि पढ़ाई मैं करूँगी, कोई ट्यूशन नहीं लूँगी और हर साल आपको फर्स्ट क्लास आ करके बताऊँगी, और डांस में ही मैं उतनी ही मेहनत करूँगी। वो चीज़ें की, मैंने किया। 11th में मुझे डिस्टिंक्शन मिला, इधर मुझे मेरिट में मैं आई, सेकंड या थर्ड पोजीशन थी, विद 6 साल का कोर्स होता है वो मैंने किया। इस बीच ये हुआ कि जो 5वां साल था हमारा, उसमें मेरी जो टीचर थी उनकी शादी हो गई, तो वो जबलपुर चली गई। तो अब सीनियर मोस्ट मैं थी और अकेली थी विद फाइनल में, जो 6वें साल का जो हमारा कोर्स था उसमें मैं अकेली थी और सारे जूनियर मेरे। तो ये तय हुआ कि मैं अपने जूनियर्स को सिखाऊं और मैं अपना कोर्स भी करूं। तो इस तरीके से इसमें टीचिंग की शुरुआत बिना गुरु के, हाँ। बीच में जब वो आई मायके, जब पगफेरे के बाद जब वो आई 2 बार, तो उन्होंने मुझे सिखाया, जो कोर्स बचा हुआ था वो उन्होंने कंप्लीट कराया और बाकी बच्चों को मैंने कराया। तो 11th के बाद फिर ये हुआ कि हमारी प्रिंसिपल थी अनीता सेन मैडम, उन्होंने कहा कि तुम पार्ट टाइम यहाँ पे जॉब कर लो। तो 4 से 8 का समय, शाम का, दिन भर अपना तुम पढ़ाई लिखाई करना और करना। उसके लिए भी बहुत संघर्ष, घर में बहुत मना, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस, गली से निकलना और कॉलेज। तो ले दे के फिर घर में माना सब। भैया बड़े हैं मुझसे, 5 साल बड़े हैं, भैया को कन्विंस कर, पापा मान गए, पापा ने बोला भैया से पूछो, भैया को कन्विंस कराना पड़ा, फिर भैया तैयार हुए। तो इस तरीके से एक करियर की शुरुआत हुई। और जब 6वें साल में मैं सीख रही थी, तब मैंने एक मानसिकता बनाई कि मुझे इसी को करियर बनाना है। और मेरा ड्रीम था कि मैं सिखाना तो शुरू कर रही हूँ, लेकिन आर्टिस्ट के रूप में मैं अपनी पहचान बनाऊँ। तो ये उसी समय दिमाग में आ गया था। और जब मैंने सिखाना शुरू किया और मेरी शादी जब तय हुई, एप्रिसिएशन मिलने लगा कि बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, समय से कोर्स कंप्लीट हो रहा है, बच्चों को थ्योरी हम बहुत अच्छा बता रहे हैं, लिखा रहे हैं, बोर्ड में लिख लिख के बच्चों को थ्योरी लिखाई जाती थी। तो जब शादी की बात आई, तो तब तक मैंने बहुत अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मैं ले आई थी कि नहीं, मुझे शादी के बाद भी डांस नहीं छोड़ना है, नहीं तो इतने साल की मेरी मेहनत और जो मैं बच्चों को सिखा रही हूँ, मेरा करियर, उसका क्या होगा। तो मैंने अपने घर में बात रखी, ससुराल से जब मुझे देखने आए तो मैंने कहा कि मैं ये जॉब नहीं छोड़ूंगी, और जॉब यदि मैं नहीं भी करती हूँ तो मैं डांस कभी नहीं छोड़ूंगी। तो चूँकि एक ऐसी फैमिली थी जो सारे लोग वर्किंग थे, वहाँ पे लड़की नहीं थी कोई, हस्बैंड केवल 5 भाई हैं। तो पापा को ये था, ससुर को, फादर इन लॉ की लड़की जो बहू जो हमारी आ रही, मैं तीसरे नंबर की हूँ, उनको ये था कि ठीक है जो करना है करें। ये है कि घर में लड़कियां नहीं हैं, तो उनको ये था कि हमारी बहुएं जो आ रही है उनको हम लड़कियों की तरह रखें। तो उन्होंने कहा, तो मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन था उनसे कि आप अभी तो हाँ बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि शादी के बाद आप मना कर दें। तो उन्होंने मुझसे एक इतनी अच्छी बात बोली कि तुम चाहो तो मैं स्टाम्प पेपर में लिख कर दे सकता हूँ। तो ये जो था, ये जो बात थी, तो मुझे शर्मिंदगी तो हुई कि मैंने ये क्या कह दिया, लेकिन एक सम्मान भी बढ़ा कि एक जो लड़कियों को डर रहता है ना ससुराल के प्रति कि पता नहीं क्या होगा, और उस समय तो बहुत से केसेस भी ऐसे सुनने देखने को मिलते थे, तो एक घबराहट तो रहती थी। लेकिन पूरी तरह से मैं एश्योर हो गई कि मैं एक सुरक्षित हाथ से निकल करके मैं दूसरे सुरक्षित हाथों में मैं जा रही हूँ। तो इस तरह से सर्विस की शुरुआत हुई। एक कोइंसिडेंट था कि दीदी की टीचर की शादी हुई और मैं पार्ट टाइम करने लगी। वो पार्ट टाइम करते करते जब मैं बीए सेकेंड ईयर में थी, तो बाकायदा फिर इंटरव्यूज़ हुए, उसकी पोस्ट निकली और उसमें मैंने किया। और उसमें यह था कि मैं फाइनल ईयर में हूँ और मेरा रिजल्ट अपेक्षित है करके मैंने लिख के दिया। रश्मि वाजपेयी जी आई हुई थी हमारा इंटरव्यू लेने, अशोक वाजपेयी जी की वाइफ, भारत भवन से, और 2-4 लोग और कमेटी में थे। तो उसमें मैं सिलेक्ट हुई और इस तरह से मेरी जॉब पे लगी। देखिए, नॉर्मली जो हमारा घर होता है, मीन्स अगर लड़की की बात करें तो एक मायका होता है, मायके से पूरा सपोर्ट रहता है। लेकिन इन्होंने किस प्रकार से अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया, और ससुराल से नॉर्मली दिखा जाता है कि बाउंडेशंस होते हैं बहुत से, लेकिन ससुराल पक्ष से इनको जो सपोर्ट मिला है, जो प्रोत्साहन मिला है,
वही सबसे बड़ी बात होती है। और हमने जो इस साक्षात्कार की शुरुआत की थी तो हमारा प्रेडिक्शन सही निकला कि इसमें वाकई पूरी परिवार की भूमिका है। अब परिवार के बाद आता है समाज, उसके बाद राष्ट्र, उसके बाद राज्य और उसके बाद राष्ट्र। तो यकीनन यही एक कारण होता है, अगर परिवार का पूरा सपोर्ट रहे और आपकी जो तपस्या है वो, अगर आपका तपस्या जो आपने इतने सालों से की है और आपके इरादे अगर मजबूत हैं तो आपको उपलब्धियां हासिल करने से कोई रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि नीयत साफ है। नॉर्मली अनुराधा जी, देखा जाता है कि जैसे हमने शुरुआत में भी कहा कि प्रोफेशन में जो महिलाएं काम करती हैं उन्हें घर में और बाहर में बहुत बैलेंस करना पड़ता है। तो ये परिस्थितियां तो आपके सामने भी आई होंगी, तो इससे आपने कैसे डील किया? मैंने शुरू से ही टाइम मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है और मुझे लगता है कि इसीलिए मैं इतने सारे काम कर पाती हूँ। जब फैमिली का सपोर्ट आपको मिलता है, आपको कोई टेंशन नहीं रहती है, तो आप चीज़ों को विस्तारित करने के बारे में सोचते हैं। आप जहाँ हैं उसी जगह आप रहना नहीं चाहते। आपको ऐसा लगता है कि आपके सामने एक खुला आकाश है और उसमें आपको खूब दूर तक जितना चाहे आप उड़ सकते हैं, और यदि आपको उड़ने के लिए ढील दी जा रही है तो आपको उसका सम्मान करना चाहिए, फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, उस चीज़ का सम्मान करना चाहिए। एक मर्यादा को रख, चूँकि हम लोग भारतीय हैं और हमारे यहाँ बहुत सी बातें ऐसी हैं कि हम यदि काम पे भी जा रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, तो एक अपनी मर्यादा में, एक शालीनता में रहते हुए, और चूँकि मेरे दोनों परिवार ऐसे थे, मुझे बचपन से संस्कार ऐसे मिले थे कि वो चीज़ें अंदर तक मेरे थी। मुझे लगता है कि यदि मुझे कोई अपमानित नहीं कर रहा है तो मुझे तो भूल के भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। तो एक वो भावना है। तो जब इतना सपोर्ट मिला, और नो डाउट जब परिवार का सपोर्ट मिला आपको तो हस्बैंड का मिलना ही है, और हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड, म्यूज़िक के बारे में और आर्ट के बारे में बहुत ज़्यादा कोई उन्हें नॉलेज होते हुए भी वो शो नहीं करते और कोई इंटरेस्ट भी नहीं दिखाते। लेकिन यदि मैं कुछ करूं या कुछ अचीव करूं तो वो प्राउड फील करते हैं। वो लोगों को बताते हैं कि ये मेरी वाइफ है। तो वो जो क्षण होता है वो मेरे लिए ऐसा लगता है कि एक और अवार्ड मेरी झोली में आ गया। तो आर्ट एक ऐसा फील्ड है जहां आपको चिंता मुक्त रह के, तनाव रहित रह के, जितना आप शांत चित्त रहेंगे उतना आप अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, आप स्थापित कर सकते हैं, और अपने काम के द्वारा आप दूसरों को भी एक अच्छी जगह दे सकते हैं। तो जब परफॉर्मेंस की बात आई, मैंने एमए किया, फिर डांस में, बीए के बाद हिंदी लिटरेचर में एमए किया। मेरे पापा की इच्छा थी, मुझे साइकोलॉजी में करना था, बीए में मेरा साइकोलॉजी सब्जेक्ट था। पापा ने बोला कि हिंदी लिटरेचर में हमारे यहाँ कोई नहीं है। बड़े पापा साहित्य रत्न है प्रयाग यूनिवर्सिटी से, उसके बाद बच्चों में हमारी पीढ़ी में कोई नहीं था। तो मुझे लगा कि ठीक है, मैंने पापा को बोला मेरा साइकोलॉजी बहुत अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट है और मुझे करना है। पापा बोले बाद में कर लेना, पहले हिंदी में कर लो। तो मैंने फिर हिंदी लिटरेचर में किया, और मुझे लगता है कि जो होता है बहुत अच्छा होता है। कई बार आपको अपने दिल की आवाज़ के अलावा दूसरों की भी आवाज़ सुननी चाहिए, मानना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए नियति तय करके रखती है कि ये जो माध्यम आपके लिए तैयार होने जा रहा है उस पे आप चल करके आगे क्या बनेंगे और क्या आपको मिलने वाला है। तो हिंदी लिटरेचर में मैंने एमए किया, उसके बाद डांस तो था, नो डाउट करना ही था। तो मैंने डॉक्टर पीडी आशीर्वादम जी से, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया डांस में। शादी हो चुकी थी, ट्विंस बेटियां हो चुकी थी, और मैरिट में मैं आई डांस में एमए में। तो बस जब आपको राहें आपके लिए आसान होती जाती है, खुलती चली जाती है, तो आपको मज़ा आने लगता है। तो मैं अपने स्ट्रगल को एंजॉय करने लगी कि जो स्ट्रगल है, जो मैं डांस कर रही हूँ 4-4 घंटे, सुबह में कर रही हूँ, शाम में मैं 2-2.5 घंटे कर रही हूँ, तो मुझे मतलब उसमें मज़ा आने लगा कि हाँ, इस मेहनत की बदौलत मुझे कुछ अच्छा मिलने वाला है। ये मेरे दिमाग में आ गया। अभिनय की कहीं कोई चर्चा नहीं थी, मेरे दिमाग में भी नहीं था कि मैं एक्टिंग के फील्ड में मैं आऊँगी। और जब मैंने डांस शुरू किया तो बस यही था कि मुझे एक बेस्ट परफॉर्मर बनना है और मैं पूरे इंडिया में एक कथक आर्टिस्ट के नाम से पहचानी जाऊँ। तो बहुत जी तोड़ मेहनत की मैंने, और मुझे लगता है कि फैमिली, हस्बैंड, इसके अलावा भी जो बच्चे होते हैं,
बच्चे भी यदि सपोर्ट करते हैं तो एक माँ को और क्या चाहिए जब बच्चों का सपोर्ट मिलता है। तो मुझे ज़रा भी ट्विंस बेटियां होने के बाद भी मैं आपको बताऊं कि प्रेगनेंसी से ले करके बच्चों के होने तक केवल 6 महीने हुए होंगे बस मैंने डांस रोका। सिजेरियन चाइल्ड थे दोनों, लेकिन मात्र 6 महीने। और मैं जब मैटरनिटी लीव पर गई हूँ तो मैं लास्ट डे तक मैं बच्चों को सिखा रही थी। 12 फरवरी को बच्चे हुए हैं, 15 जनवरी तक मैं बच्चों को डांस सिखा रही थी। और पता था कि ट्विंस बेबीज़ हैं, उसके बावजूद मुझे ये लगता था कि आफ्टर डिलीवरी मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आना चाहिए, मेरा डांस बंद नहीं होना चाहिए। मैंने डिलीवरी के टाइम में डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया, उन्होंने कहा कि तुम सब कुछ कर सकती हो, बस जो मैं बोलूँगी वो करना। फैमिली के लोग, तुम्हारी मदर इन लॉ, बाकी लोग जितनी लेडीज़ है जो भी बोले उसको सुनना, बस मना मत करना। लेकिन जैसा मैं तुम्हें डाइट प्लान दूं वो तुम करना, जो मैं एक्सरसाइज तुमको बोलूं वो तुम करना। तो मैंने वही किया। मुझे डॉक्टर ने पहले ही समझा दिया था और इसीलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, टचवुड आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं आज भी डांस कर रही हूँ। तो ये होता है कि देखिए, आर्टिस्ट जो बनना होता है वो आसान नहीं होता, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको पूरी मेहनत करनी है और ईमानदारी से करनी है। मुझे लगता है प्रकाश जी कि जब कोई काम आप पूरी ईमानदारी से करते हैं, ईमानदार आपको खुद के लिए बनना पड़ता है। आप अपने साथ बेईमानी यदि आप करेंगे, आप कोई शॉर्टकट अपनाना चाहेंगे, तो आपको क्षणिक कुछ टाइम के लिए तो कोई चीज़ आपको मिल जाएगी, लेकिन वो लंबे समय तक टिकी नहीं रहेगी। इसलिए इतनी मेहनत करनी चाहिए कि आपको लगे कि हाँ, मैंने आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले जितनी मेहनत की उसका रिटर्न आज मुझे मिल रहा है। जो एनर्जी लेवल है और जो कैपेसिटी है और जो डेडिकेशन है और जो एक मेंटली जो एक मेरा बना हुआ है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो मुझे लगता है कि उस मेहनत की वजह से ही है। तो वो जो मैंने 6.5 घंटे एक दिन में उस वक्त डांस को नहीं दिए होते, प्रैक्टिस को नहीं दिए होते, तो मुझे लगता है कि आज जिस स्थिति में मैं हूँ, मैं ये नहीं कहती कि मैं मोस्ट सक्सेसफुल लेडी हूँ और मेरे पास दुनिया की सारी चीज़ें हैं, मैंने सब कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन एक सुकून है। और जब एक इंसान के दिल में सुकून होता है तो मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा बड़ी बात कोई नहीं होती। जब आप रात में आप बिस्तर पे जाते हैं और आपको एक झटके से नींद आ जाती है, बिना किसी तनाव के, बिना कुछ सोचे विचारे, तो मुझे लगता है कि वही आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, और वो मेरे साथ हो रहा है। देखिए, यूथ को स्पेशली, यूथ ही नहीं सभी लोग को, लेकिन स्पेशली यूथ को ये एक बहुत बड़ा मैसेज है अनुराधा जी की जो जीवनी से जो मैसेज मिला है कि आपको सेटिस्फैक्शन चाहिए। सेटिस्फैक्शन के लिए काम करिए, अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बनाइए, क्योंकि जब आप सेटिस्फाइड रहेंगे तो आपको रात को अच्छी नींद आएगी, और वो संतुष्टि सबसे ज़रूरी है। और वो जो संतुष्टि है उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, उसका कोई मोल नहीं है। आप दुनिया की सबसे बड़े अमीर व्यक्ति भी उस संतुष्टि को नहीं खरीद सकते हैं पैसों से। सो ये बहुत बड़ी बात है। और अनुराधा जी की अभी तक की जो साक्षात्कार में जो बातें आई हैं उससे ये तो साफ होता है कि अगर आपकी नीयत साफ हो तो नियति भी आपका साथ देती है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और वाकई उनकी आंखों से बहुत सारी चीज़ें अपने आप बयां हो रही हैं और दर्शक देख रहे हैं कि किस प्रकार से, क्योंकि उनका कैमरे पे ध्यान नहीं था, मुझे पता है। फ्लैशबैक में मैं भी एज्यूम कर रहा था उनकी लाइफ को कि कैसे इन्होंने स्ट्रगल किया होगा। और ये नॉर्मली आपने दर्शकों देखा ही होगा कि इस शो में ये 100% अचीवमेंट वाली बात है कि ये इंटरव्यू भी ऐसा निकला कि जिसमें लोगों का कैमरे पे ध्यान नहीं था, क्योंकि हम बात ही ऐसी करते हैं, क्योंकि वही जो नेचुरलिटी है, जो हम ओरिजिनल हमारे जीवन के बारे में बात करते हैं, उसी से लोगों को प्रेरणा मिलती है। कुछ बहुत सीरियस टॉपिक से बात हुई है, अब कुछ ऐसी बात करते हैं कि नृत्य आपको पसंद है, उसमें आपने करियर भी बनाया, और हमारी शुभकामना है कि बहुत और आगे आप उपलब्धियां हासिल करें। छत्तीसगढ़ की जो आप सेवा कर रही हैं एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो तो कर ही रही हैं, और भी आगे आप बढ़ें। इसमें स्वराज मिशन सबसे बड़ी बात है। अनुराधा जी के पतिदेव जी को बहुत बहुत साधुवाद देता है कि आप हर मोर्चे पे अपनी पत्नी का आपने सपोर्ट किया, और आज अगर हर व्यक्ति अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी माता का ऐसे ही सपोर्ट करे तो भारत, वाकई भारत जो वर्ष
भारतवर्ष की जो हम कल्पना करते हैं ना, वो बन जाएगा। स्वर्णिम भारत असल में वो रहेगा, और वो रहेगा भारत का अमृत काल। तो ये बहुत बड़ी उदाहरण है। अनुराधा जी के पति जी को हम वापस पुनः बधाई देते हैं, और वो वाकई बधाई के पात्र हैं। अब बात करते हैं कि नॉर्मली पति पत्नी में जहाँ प्यार होता है वहाँ तकरार भी हो जाती है, तो कभी झगड़ा वगड़ा हो जाता होगा, या कहा सुनी हो जाती होगी, झगड़ा तो नहीं बोलेंगे, गलत शब्द है, तो माफ़ी कौन मांगता है? झगड़ा होता है, देखिए हम भी एक आम इंसान है, नोक झोंक भी होती है, मन मुटाव भी होता है, बातचीत भी बंद होती है, लेकिन हमारी लड़ाई का जो स्तर है वो वाद विवाद, तू मैं और बहसबाजी तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि जब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी मेरी गलती है तो मैं शांत हो जाती हूँ, और जब उनको लगता है कि वो गलत है तो उस वक्त तो वो नहीं मानते लेकिन वो बाद में समझ जाते हैं, मानते हैं। तो जिसकी गलती रहती है वो पहले बोलना शुरू करता है, और हम बहस नहीं करते हैं, हम बात नहीं करते हैं, या यदि हम आमने सामने हैं तो हम थोड़ी देर के लिए दूसरे रूम में चले जाते हैं ताकि बात ज़्यादा ना बढ़े। तो एक तरह से ये होता है कि अपने गलत इमोशन मैं कहूँगी उसको हम कंट्रोल करते हैं, कि यदि हम बहुत उत्तेजित होने जा रहे हैं या बातचीत ऐसा लगता है, गुस्से में भी समझ में आ जाता है कि बातचीत इससे ज़्यादा बढ़ सकती है, जो एक गलत उसमें जा सकती है। तो दोनों का यही नेचर है कि वो शांत हो जाते हैं, और कुछ घंटे के लिए, कभी कभी बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ हुआ तो एक आध दिन के लिए, लेकिन होता यही है कि जिसकी गलती है उसको पता है, वो स्वीकार करता है, चाहे मैं हूँ चाहे वो, और उसके बाद हम बातचीत शुरू करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हम दोनों के पास साथ में समय बिताने के लिए समय इतना कम है कि हमें लगता है कि बेवजह की, बिना वजह की बातचीत को तूल नहीं देना चाहिए। आपस में बातचीत करके हम बहुत जल्दी उसका हल निकाल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। और किसी चीज़ को, ना मेरे हस्बैंड की आदत है लंबा खींचने की, कि 2 दिन पहले जो हुआ था तो 2 दिन बाद भी हम सोचे कि ये क्यों हुआ था, ऐसा कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। ये ना मेरी आदत है ना उनकी आदत। हम चीज़ों को भूलना हम जानते हैं, ये क्वालिटी हम दोनों में है। और मुझे लगता है कि जो गलत चीज़ों को भूलने की या किसी तनाव देने वाली बातों को भूलने की जो आदत है, वो आपको लाइफ में बहुत मदद पहुंचाती है। आपके वर्क फील्ड में आप कहीं जा रहे हैं, वहाँ यदि कहीं किसी से आपकी कोई ऐसी बात हो गई या किसी ने आपको कुछ कह दिया जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो थोड़े समय के लिए बहुत ख़राब लगता है, लेकिन बाद में ऐसा लगता है कि हम क्रिएटिव लोग हैं, हमको क्रिएटिविटी पे ध्यान देना है। और फिर ये भी लगता है कि हो सकता है कि वो बातें बाहर जो ऐसी हुई हैं कभी, शायद इसलिए भी हुई हो कि क्रिएटिविटी कम हो जाए या उसकी स्पीड कम हो जाए, तो हम ध्यान नहीं देते। तो घर में भी यही होता है, और माहौल बड़ा अच्छा होता है, और आम इंसानों की तरह बातचीत होती है, लेकिन यह है कि उसको खींचा नहीं जाता है, उसको वहीं पे ख़त्म करके हम आगे बढ़ते हैं। फिर भी सॉरी बोलने के चांसेस सबसे ज़्यादा किसके रहते हैं? सॉरी बोलने की नौबत दोनों को ही नहीं आती बहुत अच्छा। देखिए, मेरा ये प्रश्न के पीछे यही था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा कुछ पॉजिटिव जवाब मिलेगा, और ये भी एक बड़ा संदेश है कि मैरिड लाइफ में जो छोटी छोटी नोकझोंक होती है उससे बहुत ज़्यादा इशू बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, और जो रात गई बात गई, जो वाणी से निकल गई वो कभी दोबारा आती नहीं है। तो समय का फेर होता है, और जैसा अनुराधा जी ने कहा कि सिक्के के 2 पहलू भी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो बात जो आगे वाला बोल रहा है वो उसका एंगल हम समझ पाएँ। हो सकता है कि उस बात के पीछे कोई दूसरा तथ्य होता है। तो समझदारी, अंडरस्टैंडिंग इसी का नाम है, और जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ता रहना चाहिए। अनुराधा जी, डांस के साथ म्यूज़िक का भी शौक़ है आपको? हाँ, मैंने वोकल में डिप्लोमा लिया है, लाइट म्यूज़िक में लिया है, फ़ोक म्यूज़िक में लिया है, और गाती तो हूँ लेकिन बहुत अच्छा नहीं गाती हूँ, चूँकि डांस का एक पार्ट है कि जब आप डांस परफॉर्म करते हैं, क्लासिकल डांस, तो कथक में जनरली जो आर्टिस्ट होते हैं वो जिस बंदिश पे एक्टिंग करने जा रहे हैं, अभिनय करने जा रहे होते हैं, उसको वो गा करके भी सुनाते हैं ऑडियंस को 1-2 लाइन। तो वो आना चाहिए। हालाँकि हमारे साथ तो पूरी टीम होती है अकम्पनिस्ट की, तो सब गाते बजाते हैं, संगत करते हैं, लेकिन एक क्वालिटी ये होनी चाहिए। तो मेरे गुरुजी थे डॉक्टर आशीर्वादम, उनका ये मानना था कि एक जो कथक का आर्टिस्ट है उसको केवल डांस ही नहीं, डांस के विभिन्न पक्षों पे भी महारत हासिल होना चाहिए। चाहे वो डांस का एक्टिंग पक्ष हो, चाहे उसका वोकल पक्ष हो, चाहे उसका
पढ़ंत एक हमारे में होता है। जब हम किसी बोल को परफॉर्म करते हैं, डांस करते हैं, तो उसको पढ़ के बताना होता है। तो जो पढ़ंत होता है वो इतना आकर्षक होना चाहिए कि जो दर्शक जो शास्त्रीय नृत्य संगीत के बारे में बहुत गूढ़ जानकारी नहीं रखता है, वो भी आपके बोलने के तरीके से आकर्षित हो और आपके डांस के साथ वो कनेक्ट हो, आपके साथ कनेक्ट हो। तो मुझे गुरु भी बहुत अच्छे मिले। मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में जितने लोग भी आए और जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने आगे बढ़ने में मदद की, वो सभी बहुत बेहतरीन लोग थे, बहुत ही बेहतरीन। जब आपकी संगत अच्छी होती है ना, तो आपका जो ऑरा है वो एक अलग ही तरह का होता है। और मुझे लगता है कि मेरे पापा, मेरे ससुर, मतलब मैं मेल उनकी बात कर रही हूँ, फीमेल का तो सपोर्ट रहा, बिना मेल फीमेल दोनों के सपोर्ट के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। माँ से मैं बहुत जुड़ी रही, बहुत ज़्यादा, मतलब माँ से तो इतनी ज़्यादा कि अभी फरवरी में माँ नहीं रही तो मेरे लिए ऐसा लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया। और अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मायका भी यहीं, ससुराल भी यहीं, गीतांजलि नगर में ससुराल, आनंद नगर में मायका। तो ऑफिस से निकल के डेली माँ से मिलना, बैठना, चूँकि 80 ईयर्स की हो चुकी थी तो उनको ऐसा लगता था कि कोई पास में आए, बैठे, बातचीत करे, तो उनसे मिलना होता था। तो मदर का भी बहुत सपोर्ट रहा। मेरी मदर बहुत स्ट्रांग लेडी थी। मुझे लगता है कि जो मेरे अंदर स्ट्रांगनेस जो आई है, मदर से आई है। और मेरी सास जो थी वो बहुत सॉफ्ट थी, इतनी सॉफ्ट कि मतलब हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ कि ये सास है। मुझे लगता था यार ये सास वर्ड किसने रखा, जब मुझे महसूस ही नहीं हुआ वो माँ से भी बढ़कर है। तो मुझे लगता है कि जैसे एक नृत्य में होता है ना, अर्धनारीश्वर, एक तांडव अंग, एक लास्य अंग। तो मेरे जो मुझे स्ट्रांग बनाता है, तांडव यदि मैं तेज यदि बोलूँ, बोल्ड यदि बोलूँ, तो माँ का गुण आया है। सॉफ्टनेस जो आई है वो मेरे पापा की और मेरी सास की। ससुर भी बोल्ड थे। तो मुझे लगता है कि ये जो कंट्रास्ट, जो ये मैच था ना, इसका सब चीज़। और मैं रिश्तों को बहुत दिल से निभाती हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि ऊपरी तौर पे, मैं दिल से, जिससे भी मैं जुड़ती हूँ मैं दिल से जुड़ती हूँ। बहुत कम जुड़ पाती हूँ और बहुत कम बातचीत होती है दूसरों से, परिवार के अलावा डेली फ़ोन में बातचीत नहीं होती। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि मैंने 5 साल 3 साल भी यदि किसी से बात नहीं की है और मैं 5 साल बाद यदि किसी को फ़ोन लगा रही हूँ या सामने से फ़ोन आ रहा है, तो ज़रा भी महसूस नहीं होता कि हम इतने साल बाद बात कर रहे हैं। या कभी कोई कंप्लेंट मेरे पास नहीं आती कि तुम तो बात ही नहीं करती, तुम तो फ़ोन, मतलब हर कोई, मुझे ऐसा लगता है कि सपोर्ट करने को तैयार है। कोई ऐसा, हालांकि लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसे हुई जिसने मेरे लाइफ को एकदम उथल पुथल मचा दिया और अपने आप को संभालना मुश्किल हो गया एक समय पे, लेकिन वो भी ऐसा कुछ समय बाद बड़ा स्मूथ सा हो गया। तो मैं वही बता रही थी कि जो लोग भी मेरे संपर्क में आए, जिन्होंने मुझे अपना मार्गदर्शन दिया, वो सब बहुत ही अपने दौर के बेहतरीन लोग थे और सब ने ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे गुण मुझ में रोपित किए, जो आज मुझे ऐसा लगता है कि वो जो है एक कोई बहुत बड़ी पूंजी जो है वो मेरे अंदर है। तो गुरुजी हमेशा ये बोला करते थे कि एक आर्टिस्ट को बहुत समृद्ध होना चाहिए। केवल तुम डांस कर रही हो उसलिए नहीं, तुम्हारा अभिनय पक्ष, तुम्हारा नृत्य पक्ष और तुम्हारा जो पढ़ंत है, तुम्हारा बोलने का तरीका है, वो सब, और इसके साथ पेशेंस। आर्टिस्ट में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि 100 दर्शक बैठे हुए हैं तो ज़रूरी नहीं कि पूरे 100 के 100 आपको पसंद कर रहे हों या आपकी कला को पसंद कर रहे हों। उसमें से कुछ % ऐसे भी होते हैं जो आपके खिलाफ कुछ कमेंट्स करेंगे, उस समय नहीं तो पीठ पीछे करेंगे। तो हाँ, तो उन सब चीज़ों को भी, सर का ये कहना होता था कि सारी चीज़ों को पॉजिटिव लेना चाहिए। आप किसी भी चीज़ को नेगेटिव मत लीजिए। यदि कोई आपकी आलोचना भी कर रहा है तो आप उसके तह में जाइए कि क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, या कुछ % उसके आलोचना में सच्चाई तो नहीं है। तो वो जो है वो आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा परिपूर्ण करता है। तो ये चीज़ें गुरुजी ने सिखाई और उनकी वजह से फिर मैंने अभिनय पे ध्यान देना शुरू किया। जब हम शुरुआत किए तो आँखों से अभिनय आता नहीं था, तो कई बार वो नाराज़गी में बोलते भी थे गुस्सा होकर कि इतनी बड़ी-बड़ी भगवान ने आँखें दी, इसका इस्तेमाल कब करोगी? और आज मैं आपको बताऊं कि आज मेरी तारीफ होती है कि जो आँखों का जो अभिनय है ना, आंगिक एक अभिनय तो होता ही होता है, लेकिन एक जो आपका फेस एक्सप्रेशन है, जो आपके आँखों का एक्सप्रेशन है,
तो मुझे लगता है वो गुरुजी की देन है, और वो चाहते थे इसलिए उन्होंने करवा लिया मुझसे। बिल्कुल हीरे की जो परख होती है वो पारखी को होती है, और आप में वो गुण थे और उसे बाहर लाने का काम गुरुओं ने किया। और गुरु के रूप में आपको माता मिली, पिता मिले, सास ससुर गुरु के रूप में मिले, और गुरु तो वो थे ही। और हर पग पे कोई ना कोई गुरु बनता है हमारी लाइफ में, जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। और आज इंटरव्यूज में भी हमने बहुत सी बातें सीखी, और मुझे यकीन है दर्शक बहुत खुश होंगे इस इंटरव्यू को देख के कि उनको आपके लाइफ से जुड़ी बहुत सारी ऐसी बातें पता चली, और उससे वो लोग अपने जीवन में चरितार्थ करेंगे, ताकि कभी होता है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू की स्थिति पैदा होती है। तो ये इंटरव्यू बहुत कारगर साबित होने वाला है यकीनन। बस अंत में छत्तीसगढ़ और देश की जनता को एक संदेश। शॉर्टकट बिल्कुल नहीं होता, मेहनत आपको करना है, और मेहनत जो आपकी होती है वो आपकी पूंजी होती है। जैसा होता है ना, फिक्स डिपॉजिट हम करते हैं और 6 साल बाद 5 साल बाद वो दुगना होके वो राशि आपको मिलती है। तो जब आप मेहनत करते हैं किसी काम के लिए और पूरी शिद्दत से करते हैं, तो उसका फल आपको उस समय मिलता तो है, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट जो है और भी जो विस्तार जो उसका होता है, और जो बृहद जो आपको एक चीज़ें जो वापस आती हैं, वो आपको कुछ साल बाद मिलती हैं। और कभी भी आप मेहनत करें या कुछ काम करें और आपको रिज़ल्ट तुरंत ना मिले तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर अच्छा काम कुछ समय बाद ही आपको अच्छा परिणाम देता है, तुरंत कभी भी नहीं देता। और यदि आप सही हैं, आप पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, मेहनत में ईमानदारी, आर्थिक रूप से ईमानदारी तो है ही, लेकिन मेहनत में भी यदि आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो आपने जो मंजिल पाने का जो आपने ठाना है, वो मंजिल आपको मिलेगी। आज नहीं तो आपको कल मिलेगी, लेकिन ज़रूर मिलेगी। तो धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। और मेरे जीवन का एक सूत्र वाक्य है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। तो आप बस इस रास्ते पे चलते रहिए और देखिए कि मंजिल खुद आपके कदम चूमने को आतुर होगी। बिल्कुल, वेर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, ऐसी कहावतें अनुभव से बनी हैं, और ये बहुत बड़ा अनुभव लोगों के सामने इस साक्षात्कार के ज़रिए आने वाला है यकीनन। अनुराधा जी, चूँकि अब म्यूज़िक की बात हो रही थी, तो जाते जाते कोई एक गीत जो आपके दिल के करीब हो, 2 लाइनें। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। शानदार गीत भी ऐसा जिसने बहुत बड़ा संदेश दिया, रुकना नहीं है, चलते रहना है। और कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अनुराधा जी, जो भी हमारे साक्षात्कार में गेस्ट होते हैं, उनसे हम अपने प्रकाश पुंज पांडे शो के बारे में एक फीडबैक लेते हैं कि कैसे देखते हैं आप इस शो को। प्रकाश जी, आज व्यक्तिगत रूप से पहली बार आपसे मिलना हुआ है, और मैं प्रभावित हुई हूँ। और मुझे लगता है कि आपका जो ये शो है वास्तव में दिल को छूता है। आपने जितने भी लोगों से बातें की हैं, और मेरे पहले, मुझे लगता है कि सभी की जो बातें हैं वो पब्लिक के, वो दर्शकों के दिल तक पहुंची है। और यदि हम सभी की बातें यदि दर्शकों के, श्रोताओं के दिल तक पहुंची है, और उसमें कुछ % भी यदि उन्होंने अमल किया है, और मुझे लगता है ज़रूर किया है, तो ये आपके शो की सबसे बड़ी सफलता है। तो प्रकाश पुंज पांडे शो इसी तरह चलता रहे, और बहुत से लोगों का आप इसी तरह साक्षात्कार लें। और केवल ये एक साक्षात्कार नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये आपका एक मिशन है। और ये जो मिशन है, ये हमारी आने वाली पीढ़ी को और आज की पीढ़ी को बहुत कुछ अनुभव दे रही है, बहुत कुछ सिखा रही है। तो ये एक आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आपके शो के लिए, और मैं चाहती हूँ कि ये शो निर्बाध गति से निरंतर चलता रहे।
बिल्कुल, आपकी शुभकामनाओं और इस प्यार भरे संदेश के लिए इसे हम आशीर्वाद के रूप में लेते हैं। और हमारा मोटिव यही है कि इस शो के ज़रिए अगर चंद लोगों की लाइफ में, जीवन में परिवर्तन आता है, तो हमारा ये जो मुहिम है, हमारा जो ये मिशन है स्वराज मिशन का, वो सफल हो जाएगा। तो अनुराधा जी, आपने अपने बिज़ी शेड्यूल में से बहुत सा समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे चुना, आपने इस लायक समझा, ये मेरे लिए बड़ी बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अनुराधा जी में क्या काबिलियत है, वो क्यों इस लायक हैं, वो दर्शकों को पता है। और वाकई बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी है इंटरव्यू रहा। मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा। और जैसे अनुराधा जी ने बताया कि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, मैं इन्हें सोशल मीडिया पर फॉलो करता हूँ, मैं इनकी एक्टिविटीज़ देख के बहुत प्रभावित हुआ। और आफ्टर ऑल मुझे सौभाग्य मिला कि ऐसे लोगों का इंटरव्यू मैं ले पाया। और आज मुझे भी गौरव का अनुभूति होता है कि इतने अच्छे व्यक्तित्व की धनी अनुराधा जी का इंटरव्यू आज हुआ है और दर्शकों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा, मुझे पता है। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और अगले एक साक्षात्कार में एक और विशिष्ट व्यक्ति के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए स्वराज मिशन पे द प्रकाश पुंज पांडे शो। नमस्कार।